नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को राम राम भाई, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 8 बजे, जिसमें हम कंबाइंड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जेट आईसीआर बीएचयू आरपीवीटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें भी, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। टीचर डे की सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं भी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जर्मप्लाज्म के अणुओं को बायोफोर्स नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? वीजमान, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बोनेट, नेगेली। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जर्मप्लाज्म के अणुओं को बायोफोरस नाम है वो वीजमान ने दिया था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब वीजमान ने जर्मप्लाज्म के अणुओं को बायोफोर्स कहा जो एकत्रित होकर डिटरमिनेंट्स बनाते हैं और यह आनुवंशिकता के एक ही अंश होते हैं भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वसांगति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन, रेंडी, डी लेमार्क, वीजमान। तो उपार्जित लक्षणों की वसांगति के सिद्धांत के प्रतिपादक डी लेमार्क यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेमार्क ने बताया कि एक जीव के जीवन काल में उपार्जित लक्षण वसांगत होते हैं। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति व्यायाम द्वारा मजबूत मांसपेशियों का स्वामी बनता है तो उनकी संतान की मांसपेशियां भी निश्चित ही मजबूत होगी। इसके विपरीत दुर्बल व्यक्ति की संतान दुर्बल होगी। यदि धारणा को लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वसांगति विज्ञान सिद्धांत कहते हैं भी, इसी धारणा को, ठीक है ना। वे अगर किसी की मजबूत मांसपेशियां तो उससे उत्पन्न संतान है वो मजबूत मांसपेशियों की होगी, और कोई अगर दुर्बल व्यक्ति है तो उसकी संतान भी दुर्बल होगी। और इस अवधारणा को हमने लेमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षणों का वसांगति विज्ञान सिद्धांत कहा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स बोनेट, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, मेंडल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्राकृतिक वर्ण जीवों में उपस्थित विविधता पर क्रिया करता है और इस कारण सबसे अधिक उपयुक्त जीव ही जीवित रह पाते हैं और शेष जीव क्या है, मर जाते हैं। डार्विन के इस सिद्धांत का प्राकृतिक वर्ण के कारण योग्यतम की उत्तरजीविता अथवा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक है वो किसने लिखी थी? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बोनेट, वीजमान। तो आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन ने बिगिल नामक जहाज पर यात्रा के दौरान मलय द्वीप समूह तथा अन्य स्थानों से एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर 1859 में स्पीशीज का उद्गम नामक बुक लिखी थी, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वाष्प एवं तरल सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे भी? वाष्प एवं तरल सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु, हार्वे, आर.डी. ग्राफ, पाइथागोरस। तो आपका राइट आंसर होगा पाइथागोरस, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पाइथागोरस के मतानुसार नर प्राणी के मस्तिष्क तंत्रिकाओं एवं देह के भागों में मैथुन के दौरान नम वाष्प निकलती है, जिससे मादा के गर्भाशय में इसी प्रकार के अंग विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पौधों में सर्वप्रथम लैंगिक प्रजनन का वर्णन किया? पौधों में सर्वप्रथम लैंगिक प्रजनन का वर्णन किया एन ग्रीव, आर कैमेरियस, आर.डी. ग्राफ, स्वेमड्रेम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आर कैमेरियस, यानी
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सन 1994 में आर कैमेरियस ने सर्वप्रथम पौधों में लैंगिक प्रजनन का वर्णन किया था तथा दो भिन्न जातियों के पौधों से एक संकर पौधा उत्पन्न किया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो, मादाओं द्वारा स्रावित रजोस्राव वीर्य ही होता है यह मत था। मादाओं द्वारा स्रावित रजोस्राव वीर्य ही होता है यह मत था अरस्तु का, हिप्पोक्रेटस का, आर्डिग्राफ का, विलियम हार्वे का। तो ये मत अरस्तु का था भी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अरस्तु के अनुसार नर द्वारा उत्पन्न वीर्य रक्त से उत्पन्न होता है और यह अत्यंत विशुद्ध अवस्था में होता है तथा मादाओं द्वारा स्रावित रजोस्राव वीर्य ही होता है, किंतु यह इतना शुद्ध नहीं होता जितना नर में उत्पन्न वीर्य में होता है। नर स्रावित वीर्य में जैविक शक्ति पाई जाती है जो मादा के भ्रूणीय पदार्थ को गति देता है भी, ठीक है ना, ये अरस्तु ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है चूहों की पूंछ को कुछ पीढ़ियों तक काटकर पेंजिनवाद को नकारने हेतु प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? डार्विन, अरस्तु, विजमान, नेगेली। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विजमान, यानी सी ऑप्शंस आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और विजमान ने चूहों की पूंछ को कुछ पीढ़ियों तक काटकर पेंजिनवाद को नकारने हेतु प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटे जाने के बावजूद चूहों में पूंछ उत्पन्न होती है। चूहों में पूंछ है वो उत्पन्न होती है। यदि पेंजिन चूहों की पूंछ में उत्पन्न होते तो आने वाली पीढ़ियों में पूंछ है वो अदृश्य हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडियोप्लाज्म सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? नेगेली, ए विजमान, स्ट्रासबर्गर, हिप्पोक्रेटस। तो आपका राइट आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चंस में वो हो जाएगा नेगेली, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेगेली ने 1884 में इंडियोप्लाज्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उनके अनुसार विशिष्ट अणु मिसेले से बना इंडियोप्लाज्म कोशिका में जाल के रूप में पाया जाता है जो संगठित व विभेदित होकर कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों में विकास करता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, विविक्तिक या फिर कणिकीय सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ए विजमान, ल्यूवेनहोक, लेमार्क, मोपर्सियस। तो 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मोपर्सियस, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोपर्सियस फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। मोपर्सियस ने अनुजनन के सिद्धांत को नकारा था और विविक्तिक या फिर कणिकीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार दोनों जनक वीर्य उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्म कणों का बना होता है। मैथुन के दौरान इनके संयोग से भ्रूण बनता है। इसके अनुसार किसी भी प्राणी का कोई अंग 2 प्रकार के कणों के संयोग से बनता है जो माता और पिता से प्राप्त होते हैं। ये मोपर्सियस ने बताया था अपने कणिकीय सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मेंडल का जन्म स्थल था। तो मेंडल का जन्म रूस, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया में मेंडल का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे? पाइसम सेटाइवम, पाइसम रेपनस, लेथाइरस ओडोर्टस या फिर मिराबिलिस जलापा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग है वो पाइसम सेटाइवम पादप पर किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर यानी मीठे मटर को चुना था क्योंकि मटर का पौधा वार्षिक होता है और मटर के पुष्प द्विलिंगी अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं तथा मटर के पुष्प में 100 परागण की अधिकता होती है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को, कोरेन्स को,
डार्विन को, लेमार्क को। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मेंडल को आनुवंशिकी का जनक बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। वे आधुनिक आनुवंशिकी के पुरोगामी थे, इसी कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ऑस्ट्रिया के चेकोस्लोवाकिया में हुआ था भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मेंडल के मटर के पौधों को कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, बताइएगा। मेंडल के मटर के पौधों को कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? 8, 7, 5, 6। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। पौधे की लंबाई, पौधे की कंडीशन, बीज कवच का रंग, बीज पत्र का रंग, फली का रंग, फली का आकार और बीज की आकृति, ठीक है ना। ये थे विपर्यासी लक्षण 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन नहीं किया था? संलग्नता का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा संलग्नता का नियम। संलग्नता का नियम यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेंडल ने प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का प्रतिपादन किया था, लेकिन संलग्नता का नियम का प्रतिपादन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। साथ साथ में क्लास को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है भी, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण होता है अप्रभावी, प्रभावी, अर्धप्रभावी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा प्रभावी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रथम पीढ़ी जिसे हम F1 पीढ़ी बोलते हैं में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण छिपा रहता है। जो विशिष्ट लक्षण प्रकट होता है तथा इसे प्रबल या फिर प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रबल लक्षण भी बोल सकते हैं इसे, या फिर प्रभावी लक्षण भी बोल सकते हैं। जो लक्षण छिपा रहता है या प्रकट नहीं होता वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है, या फिर सुप्त लक्षण कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या होता है? लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या होता है? 9:3:1 या फिर 1:2:1 या फिर 3:1 या फिर 2:1। तो आपका राइट आंसर होगा 3:1, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। एक संकरण का प्रयोग सर्वप्रथम ड्रोसोफिला पर किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? मॉर्गन, बावेरी, स्टन, मेंडल। तो आपका राइट आंसर होगा मॉर्गन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मॉर्गन ने लंबे पंख वाली एक अवशेषीय पंखों वाली फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर के बीच संकरण करवाया था, जिससे F1 पीढ़ी से प्राप्त सभी फल मक्खियाँ लंबे पंख वाली उत्पन्न हुई थी, तथा इसमें F2 पीढ़ी में जो मक्खियाँ थी उनकी संख्या का अनुपात भी मेंडल का अनुपात 3:1 का है, और अर्थात 75% जो फल मक्खियाँ लंबे पंख वाली और शेष 1/4 यानी 25% अवशेषी पंखों वाली प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस पादप में खोजा गया था? मिलाबिलिस जलापा, गोभी, मटर, टमाटर। तो आपका राइट आंसर होगा मिलाबिलिस जलापा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अपूर्ण प्रभाविता में लाल पुष्प वाले स्नैपड्रैगन अर्थात मिराबिलिस जलापा का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधों से कराने पर F1 संतति के पौधे न तो लाल पुष्प न ही सफेद पुष्प वाले होते हैं, बल्कि ये क्या है, गुलाबी पुष्प युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ह्यूगो डीब्रीज, कोरल कोरेंस, सरमेक
ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मेंडल की मृत्यु के लगभग 34 वर्ष बाद विभिन्न देशों के 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डिब्री जो कि हॉलैंड से थे, कोरल कोरेंस जो कि जर्मनी के थे, एरिक वोर शेरमेक जो कि ऑस्ट्रिया से थे, 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है कार्बन की मात्रा या फिर इसमें मैग्नीज की मात्रा या फिर सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा, बताइएगा। कार्बन को स्टील को अगर हम कठोरता प्रदान करेंगे तो उसमें मिलाई जाने वाली मात्रा आपको बतानी है, किसकी मात्रा मिलाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा मैग्नीज की मात्रा को मिलाया जाता है अभी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, रबड़, इस्पात, कांच या फिर प्लास्टिक। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इस्पात है, वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गैल्वेनीकृत लोहे का लेप रहता है एल्युमिनियम का, गलेना का, चांदी का, जिंक का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जिंक का, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एसिड को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, एनिलन, ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना। तो आपका राइट आंसर होगा एनिलन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना है वो रुक जाता है, सोडियम क्लोराइड के, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फेरिक क्लोराइड के लगाने से रक्त बहना है वो रुक जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो भी, हरा थोता या फिर हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो आपका राइट आंसर होगा फेरस सल्फेट, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा का। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तांबा का, यानी सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तांबा का उपयोग किया था, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्र mg प्रति लीटर में बताना है आपको, mg प्रति लीटर में कितना है। तो यहाँ पे 0.01, 0.05, 1 या फिर 2। तो आपका राइट आंसर होगा पेयजल में कॉपर की अधिकतम अनुमत सांद्र mg प्रति लीटर में हो जाएगा 2.0, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा, चांदी या फिर निकेल या फिर जस्ता। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तांबा है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, एंटीमनी, तांबा, टिन, जस्ता। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तांबा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्लोरोमीटर बनाया जाता है लोहा का, चांदी का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो क्लोरोमीटर है वो तांबा का बनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तड़ित चालक है वो तांबा से निर्मित होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो विद्युत अचुंबकीय है वो तांबा हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताना है, लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, सिरामिक। तो कॉपर है वो सबसे अच्छा चालक होगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। तो आपका राइट आंसर होगा सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, क्वेश्चन है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? सिडरोसिस, रक्ताल्पता, घेंगा या फिर विल्सन बीमारी। तो आपका राइट आंसर होगा विल्सन बीमारी हो जाती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तांबा का शत्रु तत्व गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा गंधक है वो तांबा का शत्रु तत्व, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, नीला कशिश का रासायनिक नाम बताना है आपको। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या फिर जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो 38 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, नीलत होता है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, जिंक सल्फेट का या फिर नाइट्रिक अम्ल का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वाटर टैंकों में कॉपर सल्फेट का, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भी, डीजे वोगेन बोनी जीन का स्रोत है बाजरा में या फिर ज्वार में या फिर धान में या फिर गेहूं में। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इसमें डीजे बोगेन बोनी, डीजे बोगेन बोनी जीन का स्रोत तो धान में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम अंतरापीढ़ी संकरण ब्रांड गेहूं एवं राई में दिया गया एंड्रयू, नाइट, मेंडल या फिर डी ब्राइंस या फिर रिम्पू। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रिम्पू, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है बाजरा में पर परागण होता है पूर्णता के कारण या फिर स्त्री पूर्वता के कारण या फिर क्लिस्टोगेमी के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्त्री पूर्वता के कारण बाजरा में पर परागण होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर लाइनों में होती है जेनिक नर बंध्यता या फिर फर्टिलिटी रेस्टोरिंग जीन्स या फिर ए व बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फर्टिलिटी रेस्टोरिंग जीन्स, फर्टिलिटी रेस्टोरिंग जीन्स, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, उद्गम केंद्रों की धारणा का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया था वेविलोव ने, विल्मोरिन ने, कपूर ने, कूपर ने या फिर नाइट ने। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वेविलोव, वेविलोव ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है? कौन सा परीक्षण है वो संकरण है? तो आपका राइट आंसर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू डबल स्मॉल टी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि एक क्या है टेस्ट क्रॉस है, यानी परीक्षण संकरण है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, जीन का पृथक्करण होता है किसी भी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी के युग्मक बनाने में या फिर F3 पीढ़ी में। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा F1 पीढ़ी के युग्मक बनाने में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वंडर्ड व्हाइट वेहेट गेहूं किस्म किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? वंडर्ड व्हाइट गेहूं किस्म है वो किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? तो सिमियट के द्वारा, CIWYT, यानी सिमियट के द्वारा विकसित की गई थी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, फिनोटाइप जो कि लक्षण प्रारूप के आधार पर पौधों का चयन कौन से ब्रांडिंग मेथड में किया जाता है? मास सिलेक्शन में या फिर पोरे लाइन सिलेक्शन में या फिर
कोलोना सिलेक्शन में या फिर बोथ ए व बी दोनों में। तो आपका राइट आंसर होगा मास सिलेक्शन में है वो किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉपुलेशन इम्पोरमेंट पॉपुलेशन इम्पोर्वमेंट के लिए कौन सा अमजीवक होता है, कौन सा उमजीवक होता है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 50 नंबर के ऑप्शंस में वो हो जाएगा रिकरेंट सिलेक्शन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मेथड हाइब्रिड में सम्मिलित नहीं है, कौन सा मेथड है वो हाइब्रिडेशन में सम्मिलित नहीं है। तो आपका यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुटांटन्स ब्रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डबल टॉप क्रॉस संकर है, डबल टॉप क्रॉस संकर है। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए इंटू बी और सी। ये वाला जो क्रॉस है, ये वाला जो संकर है वो डबल टॉप क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अमरूद किस्म लखनऊ 45 ब्रांडिंग के कौन से मेथड में डेवलप की गई है, कौन से मेथड से डेवलप की है। तो आपका राइट आंसर होगा कोलोना सिलेक्शन से, कोलोना सिलेक्शन से, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गोल्डन राइस में अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है भी। तो आपका राइट आंसर होगा बीटा कैरोटीन की, बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रचलित किस्म, प्रचलित किस्म पॉपुलर वैरायटी में कमी या फिर दोष डिफेक्ट दूर करने के लिए महत्वपूर्ण ब्रांडिंग मेथड कौन सा है, महत्वपूर्ण ब्रांडिंग मेथड कौन सा है। बैक क्रॉस मेथड, बैक क्रॉस मेथड है वो महत्वपूर्ण ब्रांडिंग मेथड है, जो कि प्रचलित किस्म है, जो पॉपुलर वैरायटी है उसके दोष जो डिफेक्ट हैं वो दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो एम्ब्रियोनिक पौधा है, पोलियो एम्ब्रियोनिक पौधा है आम, नींबू, जामुन, सभी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सभी, सारे के सारे पौधे हैं वो पोलियो एम्ब्रियोनिक पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, साइटोप्लाज्मिक मेल सेटलिटी किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोगी है, किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोगी है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड क्रॉप्स, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोरेलाइन किस्मों के लक्षण, पोरेलाइन किस्मों के लक्षण क्या है। तो ये हो जाएगा होमोजाइगोस से होमोजिनोन्स, होमोजाइगोस से होमोजिनोन्स, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि पोरेलाइन्स किस्मों के लक्षण है, होमोजाइगोस होमोजिनोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चिल्ली एवं बैंगन में पर परागण का क्या कारण है। चिल्ली और बैंगन्स में जो मिर्च है और बैंगन है उसमें पर परागण का कारण क्या है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आपका राइट आंसर होगा पिस्टल, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, पिस्टिल।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।